Heart and multi-speciality hospital, care with compassion. Real estate partner Advitya Homes. आपके सपनों का पता. Omex Builder, turning dreams into reality. Venue partner JC Bose University of Science and Technology, YMCA. ओपी सिंह, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सत्र का विषय है दिल्ली के पास होने का फायदा फरीदाबाद क्यों नहीं उठा पाया, और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। शुक्रिया सोनल। और मैं चाहूंगा ओपी सिंह सर आप मंच पर आए सर। 20 मिनट का वक्त है बस, उसके बाद वो बुलेटिन की शुरुआत होगी। नैनपाल जी भी आ गए हैं। तो जो मौजूदा सवाल था वो यही था कि आखिर दिल्ली के इतने नजदीक होने, एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद क्या वो बदलाव आ पाया है, और अगर नहीं आ पाया है तो क्यों नहीं आ पाया है, और उसका समाधान निकल सकता है। इसके पहले की भी चर्चा में इस बात पर जोर दिया जा रहा था। सबसे पहले फिर से नागर साहब आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। माइक ले लें सर, क्योंकि समय अब कम है, हमें 6:30 बजे अपना जो बुलेटिन मेट्रो फरीदाबाद का होगा उसे शुरू करना है। तो बहुत संक्षेप में एक एक सवाल से ही मैं समअप करूंगा। देखिए, दिल्ली के नजदीक होने का फायदा तो मिला, हम ये नहीं कह सकते कि फायदा ही नहीं मिला। नकारात्मक बातों पर जोर बहुत ज्यादा नहीं देता हूं मैं, लेकिन जितना मिल सकता था क्या उतना मिल पाया? और अब अगर आपके हाथों में वो चीज है, जिम्मेदारी है, तो कैसे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत संक्षेप में। अभी जो हमारी आने वाले टाइम में अब एक मास्टर जो हमारा बाईपास रोड है जी, ये 12 लेन होने जा रहा है, जो बॉर्डर से सीकरी फिर बॉम्बे कॉरिडोर में जाके मिलेगा जी। ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है फरीदाबाद के लिए, क्योंकि हमारा जो मथा रोड जो है, जो पुराना, इस पे काफी ट्रैफिक हो गया है। उसके लिए एक बाईपास रोड बहुत जल्दी बनकर तैयार होने जा रहा है। एक नहर के साथ साथ जो एक रोड और कालंदी कुंज से आ रहा है वो भी सी को मिलेगा। ठीक है। और पहले मैंने आपको बताया कि 12-14 फ्लाईओवर जो हमारे ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ते हैं, सड़कों के जाल से दिल्ली से नजदीक होने का फायदा और ज्यादा बढ़ जाएगा। कनेक्टिविटी। ठीक है, नीरज जी भी हमारे साथ आ गए हैं। नरेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। यही सवाल मेरा आपसे भी है। जनप्रतिनिधियों की भूमिका बड़ी हो जाती है, और दिल्ली के नजदीक होने का फायदा नेताओं को तो मिलता है, फरीदाबाद को क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं कि इंडिया न्यूज़ ने भी फरीदाबाद को स्पेशल आज एक बुलेटिन के रूप में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाया है, जनता को शामिल किया है। निश्चित रूप से दिल्ली के पास फरीदाबाद के होने का बहुत बड़ा फायदा पूरे फरीदाबाद की जनता को भी मिलता है और पूरे देश को भी मिला है। आप सब जानते हैं कि फरीदाबाद देश का मैनचेस्टर कहा जाता था। पीछे कुछ समय ऐसा आया कि यहाँ से इंडस्ट्रीज को पलायन करना पड़ा, पर पिछले 6 सालों से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरी तरह से चहुगामी विकास। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इश्यू, अभी भाई राजेश नागर जी ने बताया कि दिल्ली से जो बड़ौदा के लिए नया जो हमारी सड़क नेटवर्क बन रहा है, उससे कालिंदी कुंज से 12 लाइन से हम जोड़ेंगे इसको सीकरी तक, जो हमारा जिसको हम बाईपास बोलते हैं, 12 लाइन की लाइन से जुड़ेगा। कनेक्टिविटी होने का बहुत बड़ा फायदा फरीदाबाद को मिलेगा। दूसरा, इंडस्ट्रीज के लिए फ्रेट कॉरिडोर जो दादरी से मुंबई के लिए, जो अभी रेवाड़ी तक तो बन चुका है जी, उसका बड़ा फायदा हमें मिलेगा। सारी इंडस्ट्रीज और ग्रूम अप होंगी। आईएमटी के बारे में आप पता है आपको, 2008 में नेशनल हाईवे 2 पहले बोलते थे इसको जी, कांग्रेस शासन में इसको चालू किया गया, किसी कारणवश वो नहीं पूरा हो पाया था। पिछले 6 सालों में बहुत तेजी, जब बीजेपी की सरकार सेंट्रल में आई उसके बाद इस पे काम शुरू हुआ, और अब तेजी से मुझे उम्मीद है कि 6 महीने में मथुरा पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। अब टू आगरा हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो बेसिकली किसी शहर का विकास के लिए कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इश्यू होता है। मतलब नागर साहब की बात से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से। ठीक है, कनेक्टिविटी। देखिए, कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो अपने आप लाभ मिलेगा। अब मंच पर हमारे साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं, और नीरज भाई अकेले पड़ जाएंगे, फिर कहेंगे कि देखिए सत्ता हावी हो गई है मीडिया पर भी। ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं आरोप नहीं लगने दूंगा। नीरज भाई, अब आप सवाल चाहूंगा। आप सर माइक आप ले लें, मैं दे। नीरज जी, दिल्ली के नजदीक होने का फायदा नहीं मिला, ये हमारा टॉपिक है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा नकारात्मक बात करता नहीं हूं। फायदा तो मिला है, लेकिन उस स्तर पर नहीं मिल पाया। आप 10 साल सत्ता में रहे और आप तो इतने नजदीक थे, प्रदेश वाले केंद्र से नजदीक थे और दिल्ली वाले प्रदेश से नजदीक थे, तो फिर ये क्यों आरोप लगा या क्यों ये सवाल उठा? देखिए साहब, ये लोकतंत्र है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, इलाके की जनता सब चीज जानती है। क्या चीज कब हुई क्या नहीं हुई। एक तो ना कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, हम नेता लोग ये काम मैंने करा दिया,
ये काम मैंने करा दिया, ये पैसा मैं लेके आया, ये पैसा मैं लेके आया। हम हरदम भूल जाते हैं कि वो पैसा इस जनता का है। इट्स द टैक्स पेयर्स मनी, इट्स द पब्लिक मनी, वी आर नॉट एनीवन। और हम पता नहीं उसका क्यों श्रेय लेना चाहते हैं। क्या हमने अपना कोई घर बेच के कोई चीज लाए, या हमने कोई अपनी दुकान मकान बेच के वो पब्लिक का काम कराया? ये जनता का ही पैसा है। और हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो इतना ही होता है कि चाहे विधानसभा या लोकसभा में बैठ के ऐसे नियम कानून कायदे बनाएं कि इस जनता का पैसा साफ और सुरक्षित जगह लग पाए। फरीदाबाद शहर हमारा बहुत अच्छा था। मैंने इससे पहले भी आपके सेशंस में एक बात कही थी कि हम लोग जब तक ये नहीं सोचेंगे ये शहर हमारा, हम इस शहर के, और इस शहर के बारे में बात नहीं करेंगे, दलों की दलदल से ऊपर उठ के बात नहीं करेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड तो सब बात करते हैं, कैमरे पे आके घबरा जाते हैं कि हमारे शहर को सिर्फ भ्रष्टाचार का सांप डस रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप किसी महकमे में चले जाओ, ये यूनिवर्सिटी की बात आई, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है जी, साथ में हमारे कैबिनेट मंत्री जी का घर है, सब चीज है, यहाँ की सड़क ठीक नहीं है। सेक्टर 12 आप छोड़िए, हमारी कॉलोनियों की बात जाइए, डेली जिले का हर अफसर जाता है। ये हमारे सामने सीपी साहब बैठे हैं, जरा सी बारिश आ जाए आप इनके घर के बाहर के हालात देख लीजिए, नरेंद्र गुप्ता जी के ऑफिस के हालात देख लीजिए। हमारे शहर में क्या चीज की कमी है? पीछे कितना मुद्दा आया मेरी विधानसभा का कि एक बिटिया ट्वीट कर रही है मुख्यमंत्री को, किस लिए बैठे हैं शहर के अंदर अफसर? एक चीफ इंजीनियर की तनख्वाह महीने का 5 लाख रुपए का पड़ता है। आईएएस आईपीएस सरकार सारे पर्क्स गिने 7 से 8 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ती है जनता के पैसे की। 7-7 8-8 आईएएस हमारे अंदर है। ठीक है, हम बात कर लेंगे लोगों में ये हो रहा है वो हो रहा है। शहर हमारा, हमें खूब ध्यान है फरीदाबाद शहर का, कोई ब्रांडेड चीज लो, इसमें कोई सब हमारे शहर में दलगत राजनीति से भ्रष्टाचार ये बात कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आज आप इनकी कमियों को गिनाकर हंस रहे हैं और मुझे हंसी आती है कि क्यों आखिर तब भी दिल्ली से नजदीकी का फायदा नहीं मिल पाया जब 10 साल आप थे। तो आप पर भी वही सवाल है। बहरहाल विपुल जी, बहुत जल्दी से एक सवाल आपसे भी, उसके बाद मैं नैनपाल जी के पास जाऊंगा, ओपी सिंह साहब के पास, और मेरे सहयोगी देवेंद्र भी सवाल लेंगे। ये देखिए, जो आरोप लगते हैं तो लगते रहेंगे, राजनीति है, और मन से नीचे जाते जाते आप लोग गले मिलेंगे, वो भी राजनीति है। लेकिन दिल्ली के करीब होने का फायदा क्या वाकई थोड़ा सा उसमें रुकावट आई या अब गति बढ़ी है? देखिए, दिल्ली से करीब होने का फायदा जो फरीदाबाद को मिलना चाहिए था, उसके कुछ भौगोलिक कारण भी हैं जी, कि एक्सपेंशन के लिए जो जगह का होना, गुड़गांव से अगर हम कंपैरिजन करें कि गुड़गांव के अंदर एक्सपेंशन के लिए बहुत सारी जगह थी, वो भौगोलिक स्थिति है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपने देखा, चाहे ग्रेटर फरीदाबाद है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और दिल्ली से नजदीक होने का फायदा कनेक्टिविटी से मिलता है। बिल्कुल, तो इस कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए मेट्रो, और जो अभी बताया राजेश जी ने, जो डीएनडी से नेशनल हाईवे आ रहा है, मैं समझता हूं, और जो हम कहते हैं कि बदरपुर से लेकर आश्रम तक रेड लाइट फ्री करेंगे, तो एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आएगी, जो ग्रेटर फरीदाबाद में बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। देखिए, स्वाभाविक है, गति बढ़ जाएगी और उसी की आवश्यकता भी है। नेपाल जी, आपसे मैं चाहूंगा यही सवाल, जो मौजूदा स्थिति है, आप सब लोग जितने भी सत्ता पक्ष से बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जो कुछ था वो था, अब उसमें हम गति भी बढ़ा रहे हैं और विकास भी बढ़ा रहे हैं, उसका परिणाम दिखेगा, तो माने? देखिए, निश्चित तौर पर जब से माननीय मोदी जी की सरकार इस केंद्र में और मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा में बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत विशेष गति दी गई है। बहुत से ऐसे रोड्स हैं, चाहे केजीपी की बात करें, केएमपी की बात करें, बड़ोदरा हाईवे की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं पिछली सरकारों के लचर रवैये के कारण, और उसमें कहीं ना कहीं और बहुत सारी रोड है, तो एक जींद की रोड थी, वो केवल कमीशन पे छोड़ के भाग जाते थे ठेकेदार, क्योंकि ये पारदर्शिता है। और निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सामाजिक जितनी बुराइयों को खत्म करने का काम इन सरकारों ने किया, शायद ही किसी सरकार ने सोचा होगा। और मैं समझता हूं कि जितनी तरक्की फरीदाबाद की दिल्ली के नजदीक होनी चाहिए थी, होने के कारण होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और उसके लिए मैंने बताया कि सरकारों का नकारात्मक रवैया जो इस फरीदाबाद के प्रति रहा, मैंने दिन में बता दिया कि इसको क्या समझते थे। अब निश्चित तौर पर एक ऐसी उम्मीद इंडस्ट्रियलिस्ट को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को इस बात की है कि अब निश्चित तौर पर बगैर किसी भेदभाव के यहाँ का विकास होगा और यहाँ की जो भी कमी रह गई है उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, मैं चाहूंगा माइक जरा पास कर दें सिंह साहब की तरफ। सिंह साहब, जैसे ही मैंने सवाल किया था आपने मुस्कुरा दिया था कि नेताओं को फायदा तो मिल गया दिल्ली के नजदीक होने का, लेकिन फरीदाबाद को फायदा नहीं मिला।
आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं फिर से वही कहूंगा कि कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, हर स्तर पर रह जाती है। अधिकारी अपने स्तर पर प्रयास कर पाते हैं, 100% नहीं मिल पाता है। कोशिश उनकी हो सकता है कि 100% की हो, अचीव नहीं कर पाते हैं। सरकारें भी करती होंगी या कर रही होंगी या भविष्य में करेंगी। इसमें कहां पर आपको महसूस होता है जिसमें आपने अपने स्तर पर कुछ बदलाव करने की कोशिश की अपने महकमे के लिए, क्षेत्र के लिए, और उसमें सफलता भी मिल रही है? देखें, दिल्ली के पास होने का फायदे की बात जो हो रही है, हाँ। तो मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा है। इतनी सारी इंडस्ट्री है, इतना एम्प्लॉयमेंट है। हाँ। आप देखें कि अगर आप वर्कर्स का और कर्मचारियों की सूची बनाएंगे जी, एक ज्योग्राफिकल एरिया में जितने लोगों को रोजगार मुहैया किया जा सकता है, तो उस लिहाज से फरीदाबाद बाकी से आपको आगे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना कि दिल्ली के पास होने का फायदा नहीं मिला, कि राय हो सकती है, तथ्य नहीं है। दूसरा, अगर यही एक मसला है पास होने का, तो इसकी तुलना मथुरा से करिए, गुड़गांव से क्यों करें? नहीं, हम अभी फरीदाबाद में बैठे हैं तो उससे करेंगे ना। ये फैक्ट है कि हम फरीदाबाद में हैं तो हम फरीदाबाद की बात करेंगे। बनारस एक पुराना शहर है, हाँ। उसकी अपनी पहचान, अपने तौर तरीके हैं। ठीक है। क्या ये पेरिस के जैसा क्यों नहीं है? अब आपने जब बनारस का जिक्र किया ना सिंह साहब, तो मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, और पुराना जो शहर है ना बनारस, एक अधिकारी हुआ करते हैं, अभी भी हैं, हरदेव सिंह साहब, और इतने ईमानदार व्यक्तित्व हैं कि 1 रुपया वो अपने वेतन से लेते थे। और वहां पर उन्होंने उस होली सिटी में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जब कवायद शुरू की तो चुनौतियां भी आई, लोगों का विरोध भी आया, तमाम तरह की, लेकिन उन्होंने उस सबसे बातचीत करके और तमाम जगहों पर लोगों के जो अतिक्रमण थे या कुछ ऐसी गलियां थी जिनको तोड़ा जा सकता था, उन्होंने तोड़ा और उस शहर को थोड़ा सा नया स्वरूप दिया। वही चीज यहां पर भी हो सकती थी अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे फरीदाबाद का बनारस से। तो हरदेव सिंह का नाम मैं कोट कर रहा हूं, बहुत ईमानदार और ज़हीन व्यक्तित्व। बनारस का नाम मैंने इसलिए लिया कि 4000 साल पुराना शहर है। बिल्कुल। इसका अपना एक यूनिक आर्किटेक्चर है। जो लोग सालों साल वहाँ रहते रहे जी, उनकी जरूरतों के हिसाब से शहर का विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह फरीदाबाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर है, और उसी हिसाब से देखेंगे कि शहर का अपना एक रास्ता बना, एक अपना इसका स्वरूप सालों साल बदला। हाँ। अब नोएडा और गुड़गांव वो IT सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसकी वजह से आ गया है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अगर एक ज्योग्राफिकल एरिया में जी कितने लोगों को रोजगार मिला है यहाँ की वजह से, तो आपको गुड़गांव, फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा से जी आपको ये बेहतर ही मिलेगा। बेहतर ही है, लेकिन और बेहतर हो सकता है। नहीं, आप जो समस्या बता रहे हैं ना जी, वो अर्बन प्लानिंग की समस्याएं हैं जो कि आती रहेगी, बदलाव आएगा, जरूरतें बदलेगी तो परिवर्तन भी आएगा। तो आपको कहीं जाएंगे तो टूटी सड़कें मिलेंगी, तो आपको लगेगा कि ये टूटा हुआ है। हाँ। आप ये नहीं कहिए बन रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। बार बार ये कह रहा हूँ कि जब भी शहर में कुछ देखते हैं जी, कि इस घर का रेनोवेशन चल रहा है, ये थोड़ी कि घर टूट गया या घर टूटा हुआ है, घर बेकार है, इस घर का रेनोवेशन हो रहा है। तो फरीदाबाद जो है रेनोवेशन के दौर से है, सबको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि कोई पेशेंस ही तो हमारे यहाँ नहीं है। ये देखिए और बनारस का सबको सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल, समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। बनारस का जब आपने उदाहरण दिया तो उस वक्त भी जो है नकारात्मक बातें हुई थी और फिर बड़ा विरोध हुआ था, बाबरदेव ने उसको संभाला। मोदी जी जब सांसद बने वहां पे, उसके बाद वो काशी कॉरिडोर और विश्वनाथ का जो है या फिर तमाम और तो मंदिर तोड़ दिए, ये सब बातें होती रहती हैं, लेकिन उसमें बदलाव होता रहेगा। क्योंकि जब आप शंका पर जाएंगे, आज सिर्फ इस तरीके की बातें होंगी कि चाची को मूछें निकलेंगे और फिर हमको चाचा कहने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। चाची चाची ही रहेंगी, चाचा चाचा ही रहेंगे। हाँ, वहां पर वो सही शंका का समाधान समय पर हो जाना चाहिए। मेरे सहयोगी देवेंद्र भी हमारे साथ है। देवेंद्र, कुछ सवाल आप लेना चाहते हैं? क्योंकि अब चंद मिनटों का वक्त बाकी रह गया है जब अपने हम बुलेटिन का आगाज करेंगे। एक नई शुरुआत फरीदाबाद के लिए खासतौर से करेंगे। देवेंद्र बैठे, इनके साथ साथ में पुलिस कमिश्नर OP सिंह बैठे हैं, जिन्हें नए नए आइडियाज माइक थोड़ा ऊपर कर ले, आपकी आवाज बात कर लेते हैं। एक सवाल है पुलिस कमिश्नर OP सिंह से, क्या नाम है आपका? Good evening everyone. My question is to Singh sir. Sir, I'm Rashmi Chawla from JC Bose University. I'm professor over here. And my question is, when we talk about smart city, do we have any prospect thinking on greenway for ambulance in this smart city? When we talk about connectivity to Delhi, sir, I am a mother, I am a faculty member. मेरे साथ बहुत students और बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। हमने ऐसा कभी सोचा है कि दिल्ली कनेक्टिविटी से की जब हम बात करते हैं तो ग्रीन वे ऑफ एम्बुलेंस के बारे में सोचा जाए? ठीक है, ठीक है। सवाल आपका किससे था?
पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह से सवाल है। सिंह उनका साहब आप ग्रीन ही से कॉरिडोर सवाल को है, लेकर। देखिए, और बड़ा आवाज में इको है, ऐसे ही मामला इको चल रहा है। ये क्या मैम आप क्या पूछ रही थी? सवाल You can come. और ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है क्या, ये जानना चाहते हैं। ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस के लिए और एयर क्वालिटी, ये 2 सवाल। जब भी स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट बना है तो सारे एलिमेंट को उसमें शरीक किया गया है। तो एक बार इस प्रोसेस से निकल जाए, रिकंस्ट्रक्शन का फेज चल रहा है, आपको बहुत अच्छा चीज मिलेगा। जो भी आपकी जरूरतें और समस्याएं हैं, इसका समाधान मिलेगा आपको उसमें। चलिए, तो अब मैं चाहूंगा कि हम आगे बढ़ें और अब कोई सवाल मैं यहां पर नहीं लूंगा। अब इस चर्चा को खत्म करेंगे और फरीदाबाद के लिए, चलिए एक सवाल आप पूछना चाहते हैं, चलिए बहुत संक्षेप पूछेगा सर, और आपकी आवाज इको ना करे। बिल्कुल अतुल, मैं सवाल ले लेता हूँ। क्या सवाल है आपका और किससे है? मेरा सवाल पक्ष विपक्ष के दोनों हरियाणा सरकार के बैठे हैं। मैं नीरज शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब 50% महिला हो रही थी हरियाणा के अंदर, उस समय आप चुप थे, अब केस क्यों डाला? पहली बात। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि 6 महीने पहले लेट शिक्षा पे चुनाव हुआ था ग्राम पंचायतों का, और अब 6 महीने लेट फिर होने जा रहा है। कोरोना की वजह से 11 महीने में देश रुक गया और हरियाणा पूरे 1 साल रुक जाएगा। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जवाब दें कि ये 1 साल चुनाव लेट क्यों है। नीरज जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी तीनों। उन्होंने आवाज ही कोई पंचायत चुनाव को जो देरी हो रही है उसको सवाल है उनका। जब 50% महिला हुई थी, जब आप विधानसभा में चुप क्यों थे? जब वो क्वेश्चन नहीं किया, अब केस क्यों डाला? इसलिए इसका जवाब है। अब क्यों उस पर आपने केस डाला? मेरे ख्याल से 50% महिला की बात। ठीक है भाई साहब आराम से, इतना सा नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विपक्ष पे इतना भरोसा जताया। पक्ष के एमएलए और पूर्व मंत्री के होते हुए आपको विपक्ष पे भरोसा है, इसका आपको नहीं, उनसे भी पूछा, आप अपना वाला बोलिए। हाँ, समझ गए भाई साहब, समझ गए। नीरज जी, मैं नीरज जी तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने अपनी पहली बात तो नहीं भाई, मेरे को तो हकीकत बात बोले, यहाँ तक मुझे लगता है शायद हरियाणा सरकार अभी तक ऑर्डिनेंस लेके आई है, 50% पे बिल लेके नहीं आई है। यहाँ तक मामला कोर्ट में, वहीं वो पूछ रहे हैं कि अब आप कोर्ट क्यों चले गए, जब थे उस वक्त का मामला जो था तब आपने तो चुप्पी साध रखी थी। चलिए, मैं विधानसभा में डिस्कशन हुआ था, क्योंकि समय हमारे पास अब नहीं है। आप सभी मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग यहीं मंच पर ही रहेंगे सर, और हम बुलेटिन का आगाज करने वाले हैं आप। और मैं चाहूंगा मेरे संपादक राजन अग्रवाल आप भी मंच पर आए, मेरे सहयोगी डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी आप भी मंच पर आए, देवेंद्र आप भी मंच पर आए, अनिल आप भी मंच पर आए, सोनल आप मंच पर रहे, और अब आगे की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। संजय, मेरे प्रोड्यूसर संजय आप मंच पे आए, ज्ञान, सुधीर शर्मा जी और राजेंद्र दैया भाई, आप देखिए, सभी लोग मंच पर्वतों पर। की वादियों का सौंदर्य कहीं कारखानों की चिमनियों के धुएं में न खो जाए। स्वामी श्रद्धानंद की तपस्या, बाबा फरीद का इतिहास, तोमर वंश के राजाओं का सूरज कुंड, पढ़कर झील का सौंदर्य बचा रहे, विश्वविद्यालयों का शिक्षा दीप और अधिक पुखर हो, राजनेता अपनी जिम्मेदारी समझें, कला संस्कृति और विरासत निखरे, अपराध पर रोक लगे, भ्रष्टाचार न पनपे। इसीलिए हम बनेंगे फरीदाबाद की आवाज। अपनी खास पेशकश मेट्रो न्यूज के साथ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे मेट्रो बुलेटिन के इस आगाज के अवसर पर। और मैं चाहूंगी कि रिमोट देकर एक बार शुभारंभ किया जाए। सर्वश्रेष्ठ बनने से कितना तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, ये एक फरीदाबाद के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव हमारी तरफ से लिया गया है। आप फरीदाबाद की तमाम खबरों को हमारी इस खास पेशकश में देखेंगे और फरीदाबाद के जो भी मुद्दे हैं आप हमारे इस खास बुलेटिन में उन तमाम इश्यूज से भी रूबरू होंगे जिनसे आपको दो चार होना पड़ता है। तो जोरदार तालियां एक बार।
दिल्ली के पास वाला शहर सर्वश्रेष्ठ बनने से कितना दूर? फरीदाबाद की खबरें अब दिखेंगी भरपूर। सरकार की सौगात या विपक्ष की हो बात, अपराध का दंश या खेल का हो मंच। फरीदाबाद की खबरों का अलग बुलेटिन मेट्रो न्यूज फरीदाबाद, हर रोज शाम 6:30 बजे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फरीदाबाद की खबरें अब दिखेंगी भरपूर। सरकार की सौगात या विपक्ष की हो बात, अपराध का